नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आशा का अंत निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये निबंध बाल मुकुंद गुप्त का है और शिव शंभू के चिट्ठे नामक जो इनकी रचना है, जो कि पत्र साहित्य है, उसमें से लिया गया है। ये आशा का अंत, किसकी आशा का अंत? भारतीयों की आशा का अंत हो गया था जब लॉर्ड कर्जन दोबारा से वायसराय बनकर भारत में आए थे। ये निबंध मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ छात्र ये चाहते हैं कि इनके प्रश्नों को की भी यहाँ पर चर्चा की जाए, तो आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय जनता लॉर्ड कर्जन की किन नीतियों से, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें कि किन नीतियों से दुखी थी, कौन कौन सी नीतियों से जनता दुखी थी। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक भूमिका ज़रूर बनाएंगे। भूमिका में आप क्या बताना है कि ये जो लॉर्ड कर्जन है, ये बाल मुकुंद गुप्त के निबंध में इनकी चर्चा की गई है। निबंध का नाम क्या है? आशा का अंत। ये एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में जो बाल मुकुंद गुप्त है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन की नीतियों की चर्चा की है जिनसे भारतीय जनता दुखी थी। वो नीतियाँ कौन सी है? देखिए, पहला तो क्या है, निरंकुश शासक। जो लॉर्ड कर्जन है, ये निरंकुश शासक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारतीय जनता को किसी प्रकार की सुख सुविधा मिले। वो अपने अनुसार भारतीयों को दबा कर रखना चाहता था और उन भारतीयों का उपयोग अपने देश की शासन और सत्ता को बढ़ाने के लिए करना चाहता था। यानी भारतीयों के प्रति अत्याचार, अनाचार, दुराचार जैसा जो व्यवहार है वो लॉर्ड कर्जन करता था। तो वो निरंकुश शासन था, केवल अपनी ही बात को महत्व देना और भारतीय जनता के साथ बुरा व्यवहार करना, दूसरे किसी की भावनाओं की उसको कोई कदर नहीं थी। तो आप सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि लॉर्ड कर्जन एक निरंकुश शासन प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि भारत की जनता को किसी प्रकार की सुख सुविधा मिले। दूसरी बात आप इसमें ये बता सकते हो कि कलकत्ता म्यूनिसिपल जो कारपोरेशन थी, उसकी स्वाधीनता लॉर्ड कर्जन ने दोबारा भारत आते ही बंद कर दी थी या भंग कर दी थी। अर्थात पहले जो कलकत्ता में म्यूनिसिपल कारपोरेशन था, उसका अधिकार भारतीयों के पास था, लेकिन जैसे ही लॉर्ड कर्जन दोबारा से भारत में आए तो उन्होंने इसकी जो स्वतंत्रता थी या उसकी स्वाधीनता थी, वो भंग कर दिया और इसको स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। तो भारतीय जनता इस विचार से या इस कार्य से दुखी थी। तीसरा, इस समय कलकत्ता में अकाल पड़ा था और उस अकाल से लोग बहुत ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, लोग काल का ग्रास बन रहे थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इन अकाल पीड़ितों के प्रति अनदेखी का व्यवहार किया, यानी इनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी नज़र कहाँ थी? उसकी नज़र तो दिल्ली के दरबार पर थी, दिल्ली के शासन पर थी। तो वो उसी शासन के लालच में या उसकी तरफ उसका ध्यान रहा। कलकत्ता में जो अकाल था, उस अकाल के कारण जो दुखी और परेशान भारतीय जनता थी, उसके प्रति उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन लॉर्ड कर्जन के इस व्यवहार से भी भारतीय जनता दुखी थी। तीसरी बात जो आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है वो है कि भारतीय जनता की भलाई के नाम पर अंग्रेजी शासन का विकास किया जा रहा था। देखिए, जो भी नीतियाँ लाई जाती, कहने को तो वो भारतीय जनता के विकास के लिए नई नीतियाँ थी, लेकिन उन नीतियों का भारतीय जनता की भलाई से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि उससे किसकी भलाई हो रही थी? अंग्रेजी शासन और सत्ता का विकास हो रहा था, अंग्रेजी शासन की भलाई हो रही थी। तो ऐसी नीतियों से जो आई तो भारतीय जनता के लिए हैं, लेकिन विकास किसका हो रहा था? अंग्रेजी शासन का। इन नीतियों से भी भारत की जनता दुखी थी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने भरी सभा में भारतीयों को मिथ्यावादी कहकर गाली दी थी। मिथ्यावादी भी कहा उनको, धूर्त भी कहा, झूठा और मक्कार भी कहा। ये जो विचार थे लॉर्ड कर्जन के, इन विचारों से भी भारतीय जनता दुखी थी, क्योंकि भारत के लोग भोले भाले गरीब किसान जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, उनको मिथ्यावादी कहना, झूठा कहना, मक्कार कहना, ये उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। तो इस विचार से या उनकी इस बात से भी भारतीय जनता दुखी थी। अंत में आप यहाँ पर निष्कर्ष ज़रूर देंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है
कि लॉर्ड कर्जन की जो विचारधारा थी वो भारतीयों के प्रति कोई नेक विचार लेकर दोबारा से इंग्लैंड से भारत में नहीं आया था वायसराय बनकर, बल्कि भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने के उद्देश्य से वो भारत में आया था और इन्हीं नीतियों से भारतीय जनता दुखी थी। इस तरह से आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कहता है कि आशा का अंत, ये क्या है, शीर्षक है। इस शीर्षक निबंध में भारतीय जनता की असहाय दशा का चित्रण किया गया है, स्पष्ट करें। देखिए, जो भारत की जनता थी वो जब दूसरी बार लॉर्ड कर्जन भारत में आ रहे थे तब वो खुश थी, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई थी। तब उनकी दशा कैसी थी, असहाय थी, बिना सहायता के जैसी दीनहीन दशा हो जाती है वैसी ही भारतीयों की थी। यहाँ पर भी आप लोग भूमिका ज़रूर बनाएंगे, जब भी प्रश्न लिखे तो उसकी भूमिका ज़रूर बनाएं। भूमिका में आपको ये बताना होता है कि निबंध का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है और इस निबंध में मुख्य विचार क्या है। उसके बाद आप उत्तर शुरू करते हैं तो वहाँ पर आप बताएंगे कि इसमें भारतीय जनता की असहाय का दशा का जो चित्रण किया गया है वो इस प्रकार से है कि भारतीय जनता अपनी दीनहीन दशा के लिए, यहाँ दीनहीन दशा आएगी, दशा के लिए शासक को जिम्मेदार नहीं ठहराती थी, अपितु सदैव किसमें विश्वास करती थी, कर्मवाद में। कर्मवाद क्या कहता है कि हमारे तो किस्मत में ऐसा ही लिखा था, हमारे तो कर्म में ऐसा ही लिखा था। ये वो कर्मवाद है, ये काम से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अपनी तकदीर से जुड़ा हुआ, कि अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं तो शायद हमारे कर्म में ऐसा ही लिखा था, हमारी तकदीर में ऐसा ही लिखा था। यही भारतीयों के विचार हैं। उनका विश्वास था कि भारत अंग्रेज़ों की भोग्य भूमि है, अर्थात अंग्रेज़ यहाँ सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनी है। तो भारत अंग्रेज़ों की भोग्य भूमि है, जबकि देश के लाखों आदमी यहाँ पैदा होकर भी आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर अपनी जान दे देते हैं या मर जाते हैं। ये उनकी दीनहीन दशा ही तो है कि जिस देश में पैदा हुए उस देश में उनको बैठने के लिए 2 हाथ ज़मीन भी नहीं है, पेट भर खाना भी नहीं मिलता, मैले और फटे पुराने चिथड़े पहनकर वो अपना जीवन बिता देते हैं। चिथड़े क्या होते हैं? वस्त्र या कपड़े। वस्त्र और कपड़े क्या होते हैं? जो साफ सुथरे और पूर्ण हो, लेकिन चिथड़े क्या होते हैं? इन्हीं के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? फटे हुए मैले कुचेले जो वस्त्र वो क्या कहलाते हैं? चिथड़े। तो यही फटे पुराने चिथड़े पहनकर वो अपना जीवन बिता देते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने प्राणों को त्याग कर इस संसार से गमन कर जाते हैं या इस संसार से चले जाते हैं। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि इस निबंध के माध्यम से जो लेखक है वो भारतीय जनता की असहाय दशा का चित्रण करना चाहता है, क्योंकि एक तो भारतीय जनता अपने कर्म पर विश्वास कर रही है, वो अपनी तकदीर को बदलने का प्रयास नहीं कर रही। वो क्या सोच रही है, जैसा चल रहा है ये हमारी तकदीर में ही लिखा हुआ था। दूसरा, उनको ये भरोसा हो गया है कि यहाँ पर अंग्रेज़ भोग विलास का जीवन जी रहे हैं, शायद ये उनके लिए ही बनी थी ये भूमि, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो कुत्तों की भांति, देखिए कुत्तों की भांति कहने का तात्पर्य क्या है? गलियों में जैसे आवारा कुत्ते घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही भटक भटक कर अपने जीवन का अंत कर लेना। यहाँ पर भारतीयों को ना तो खाने पीने की सुविधा है, ना उनके लिए थोड़ी सी ज़मीन है जहाँ पर वो अपना घर बना सकें, जहाँ पर वो अपना अन्न उत्पन्न कर सकें, बल्कि एक दिन ऐसे आता है कि वो इसी कारण अपने प्राणों को चुपचाप त्याग कर इस संसार से चले जाते हैं। और अंत में आप इस प्रश्न का निष्कर्ष ज़रूर देंगे। तो ये 2 प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे के प्रश्न भी तैयार करूं। अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। बाकी मैं आशा का अंत जो निबंध मैं करवा चुकी हूं उसमें बहुत विस्तार से मैंने ये निबंध करवाया है, जहां आपको हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह चैनल से जुड़े रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।